सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोटस ट्रोलो। फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 26 है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि इतनी देर बाद वीडियो अपलोड किया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लान कुरैन फिलर के पास गए थे और वो मैरिज टर्म और कंडीशन की बुक रीड कर रहे थे। अब आगे लान कुरैन और चीफ फिलर अभी गुसू की लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। लान कुरैन अपने हाथों में वो बुक लेकर रीड कर रहे थे, मैरिज टर्म और कंडीशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली कंडीशन पढ़ी तो वो हैरान थे। वो जानते थे कि बचपन से इस सवाल का जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला है कि इस क्लैन में कोई भी वुमन क्यों नहीं है, और इस क्लैन में जब उसके ब्रदर ने एक वुमन को मैरिज कर लाए थे तो उसका अंजाम क्या हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई थी, ये उनको अच्छे से पता था। और उन्हें ये कंडीशन पढ़ने के बाद वो चीफ फिलर से पूछते हैं, चीफ फिलर आप तो बहुत अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप हर बात जानते हैं लान क्लैन की, क्या आप मुझे बता सकते हैं लान क्लैन में ऐसा रूल क्यों बनाया गया है कि हम कोई मन से मैरिज नहीं कर सकते, आखिर क्यों? मुझे बचपन से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, लेकिन कभी भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं, ग्रैंड लीडर आपको आपकी पहली लीडर लानी के बारे में पता है? ग्रैंड कहते हैं, हाँ बस इतना जानता हूँ, उनकी डॉटर के डेथ के बाद वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं, और वो कहाँ है कोई नहीं जानता। तो चीफ हीलर कहते हैं वो आज भी यही है, यही कैद है या फिर यही स्टक है। ये सुनकर कुरैन कहते हैं क्यों स्टक है, आखिर क्या वजह है कि वो यहीं पर इस क्लैन में स्टक हो गई है और कोई नहीं जानता। तो चीफ हीलर कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और आपके क्लैन में कोई भी वुमन क्यों नहीं है, इसका आंसर आपको मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन क्या आप में सच सुनने की हिम्मत है? आप सच जानने के बाद उसे सह पाएंगे, उसे कबूल करेंगे? ये एक सुनकर कुरैन कहते हैं आखिर ऐसा क्या सच है कि मैं जानने के बाद उसे सुन ना सकूंगा, फिर कबूल ना कर सकूंगा? उससे बुरा तो नहीं होगा ना, जो मैंने अपनी आंखों से अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के साथ होते हुए देखा है। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं वो तो सिर्फ एक अंजाम था उनके कर्मों का, उनके पूर्वजों से मिला है उस कर्ज का, और उस कर्ज को लानी ने बुरी तरह फिर से दोहराया है और उस क्लैन का नामो निशान मिटाकर फिर से लानी ने वही गलती की है जो गलती आज से हजारों साल पहले इस क्लैन के क्लैन लीडर ने की थी, और उस गलती का अंजाम आज तक लान क्लैन भुगत रहा है और ना जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों तक इसका अंजाम भुगतता रहेगा। सुनकर कुरैन कहते हैं चीफ हीलर आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मुझे ऐसा कंफ्यूज मत कीजिए। क्या आप हजारों सालों से इस क्लैन में सच कहिएगा? आप ये सब कैसे जानते हैं? ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं लान कुरैन आपको इसकी सारी सच्चाई बहुत ही जल्द समय आने पर इसी लाइब्रेरी में पता चलेगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा। जब सही वक्त आएगा तब आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ऐसे कहते हुए वो कुरैन से कहते हैं अब आप दूसरा कंडीशन पढ़िए। कुरैन अब उस बुक में अपनी नजर डालते हैं और दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, कल्टिवेशन पार्टनर चुनने के लिए दूसरी कंडीशन याद रहे हम अपना कल्टिवेशन पार्टनर उन्हीं अल्फा को चुन सकते हैं जिनकी टेस्ट पॉजिटिव आए, ना कि नेगेटिव अल्फा को हम अपना कल्टिवेशन पार्टनर नहीं चुन सकते। ये पढ़ने के बाद कुरैन फिर से उस बुक को साइड में रखते हुए चीफ हीलर से पूछते हैं चीफ हीलर आखिर ऐसा क्यों है कि हम हर साल हमारे यहाँ स्टडी करने आए कल्टीवेटर्स का टेस्ट लेते हैं और वो भी उन्हें बिना इन्फॉर्म किए, और टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें ही मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं? आखिर क्यों हम नेगेटिव वाले को मैरिज प्रपोजल क्यों नहीं भेज सकते? ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं लीडर आपको क्या लगता है कि डुअल कल्टिवेशन क्या है, इस मेथड को क्यों बनाया है, और आखिर लान क्लैन में इस मेथड को यूज क्यों किया जाता है? ये सुनकर कुरैन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि डबल कल्टिवेशन हम हमारे पार्टनर के साथ कर सकते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से हम हमारी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं और कल्टिवेशन पार्टनर में से एक बर्थ दे सकता है। कभी कभी मैं भी इस सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर इस कल्टिवेशन वर्ड में ओमेगा और अल्फा, एक अल्फा हमारे यहाँ मैरिज करने के बाद बर्थ कैसे दे सकता है? ये मुझे बहुत कंफ्यूजन करता है कि आखिर इसे क्यों बनाया गया है। सुनकर चीफ हीलर कहते हैं ये तो सिर्फ एक छलावा है गुनाहों को छुपाने का। ये सुनकर कुरैन कहते हैं अब फिर से वही उलझी हुई बातें कर रहे हैं और मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आखिर कौन सा राज और क्या किया था लानी ने, क्या किया था हजारों साल हमारे पूर्वजों ने, आखिर आप मुझे बता ही दीजिएगा। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं पहले आप ये बुक रीड तो कीजिए और कंप्लीट कीजिए,
बाद में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सुनकर कुरैन फिर से उस बुक को उठाते हैं। और तीसरी कंडीशन, अगर किसी भी कल्टीवेशन पार्टनर में एक बेबी गर्ल बर्थ लेती है, उसे बचाने के लिए इस क्लैन से बाहर जाना होगा, तभी उनकी बेबी और वो सेफ रह सकते हैं। ये सुनने के बाद कुरैन कहते हैं, आखिर बेबी गर्ल्स को ही क्यों? ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं, इस क्यों का जवाब आपने अपने आंखों से देखा है जब आपके सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई थी। ये सुनकर कुरैन कांप रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी मौत उन्होंने देखी थी, और वो भी उनके ब्रदर के हाथों। कुरैन कहते हैं, इसी रीजन की वजह से मैंने आज तक मैरिज नहीं की। मैं आज तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जान सका। ब्रदर जिस वुमन को अपने जान से ज्यादा प्यार करते, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, आखिर कोई उसे ही अपनी हाथों से कैसे मार सकता है? क्या ये उस कर्ज की वजह से हुआ है? चीफ हीलर कहते हैं, आप बिना रुके सिर्फ कंडीशन पढ़िए। चौथी कंडीशन, याद रहे, हमारा फोरहेड रिबन ना कोई छू पाए, ना ही कोई उसे उतार पाए। खास करके वो जिससे हम प्यार करते हैं, उसे ना ही हमारे फोरहेड रिबन को छूने देना है और ना ही उसे उतारने देना है, तब तक कि जब तक हमारी उससे मैरिज ना हो। तो उसके साइड इफेक्ट वो हमारा प्यार वही भुगतेगा जिससे हम प्यार करते हैं, और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हमारे फोरहेड रिबन को कोई टच कर सकता है और ना ही उतार सकता है। जैसे ही कुरैन इस कंडीशन को पढ़ते हैं, तो उनके सामने वो सीन आ रहा था जब उनके ब्रदर ने अपने इस स्वॉर्ड से अपनी वाइफ को मारा था। तब उनके फोरहेड पर वो रिबन नहीं था। अब कुरैन सोच में पड़ गए थे, क्या ब्रदर ने सिस्टर इन लॉ को इस वजह से मारा था? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि वो एक बार भी बिना सोचे अपने प्यार को मार सकते हैं, जिसे पाने के लिए वो सभी के खिलाफ गए थे, एल्डर्स, कल्टीवेटर्स, और यहाँ तक कि वो टर्म और कंडीशन उसे भी मानने से इनकार कर रहे थे। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा? कुरैन के आंखों के सामने वही इमेजेस आ रहे थे कि किस तरह उनके ब्रदर ने अपनी वाइफ को मारने के साथ साथ ही खुद को भी वही खत्म किया था, उसी स्वॉर्ड से। और खून से लथपथ वो कुरैन की बाहों में पड़े थे। कुरैन, जो गलती मैंने की है, जो मेरे साथ हुआ है, प्रॉमिस करो कि तुम वो किसी और के साथ नहीं होने दोगे, वो गलती किसी और को नहीं दोहराने दोगे। तुम मैरिज के लिए वही टर्म और कंडीशन सभी के लिए अप्लाई करोगे, चाहे वो कोई भी हो, तुम खुद क्यों ना हो। ये टर्म और कंडीशन सभी के लिए अप्लाई करना कुरैन, सभी के लिए अप्लाई करना। उससे प्रॉमिस करो कि तुम चीफ हीलर की हर बात मानोगे, उनका हर कहा मानोगे, जो वो बताएंगे वही करोगे कुरैन। प्रॉमिस करो। तुम वांग जी और सेजान का ख्याल रखना, उनकी परवरिश अच्छे से करना कुरैन, अच्छे से करना। यही सब कहते हुए वो कुरैन की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेते हैं, और कुरैन अपनी आंसू भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें ये मौका भी नहीं मिला कि वो अपने ब्रदर से पूछे, जो ब्रदर मैरिज के लिए टर्म और कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं था, सभी के खिलाफ जाकर मैरिज की थी, आज वो खुद क्यों कह रहा है कि वो सभी के लिए यही टर्म और कंडीशन लागू करे? क्यों? क्या हुआ होगा? यही सोचते हुए अब कुरैन प्रेजेंट में आते हैं। अब चीफ हीलर की तरफ गुस्से से देखते हैं, क्यों बताइए मुझे कि हमारे फोरहेड पर रिबन क्यों है? क्या राज है इसका? क्यों सभी डिसिपल के फोरहेड पर रिबन बंधी हुई होती है? बोलिए, मुझे सच बताइए, मुझे सच जानना है कि क्यों ब्रदर ने उन आखिरी पलों में मुझसे कहा था मैं आपकी हर बात मानूं, आपका हर कहा मानूं। अब सब जानते हैं। और उस दिन उनके फोरहेड पर वो रिबन नहीं थी। बताइए, क्या इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी? और उनके सिस्टर इन लॉ के डेथ के पीछे का रीजन क्या है? और आखिर क्यों इतने साल बाद आपने ये बुक मुझे दी है? बल्कि इसे पढ़ने के लिए मैंने आपसे कितने सालों से मांगा था। आज ही क्यों मुझे इस बुक को आपने दिया है? बोलिए, मुझे जवाब दीजिए। चीफ हीलर सुनकर कहते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है, किसी अल्फा का रिजल्ट दोबारा चेक करने पर चेंज हुआ है, और फेट ने शायद लान क्लैन को ये दोबारा मौका दिया है। लान क्लैन उस कर्ज से मुक्त हो चुके, जो गलती लानी पेंगजियो ने की थी, वो गलती इस बार दोहराई नहीं गई। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस कर्ज का खात्मा हो सकता है। और ये सुनकर कुरैन बहुत ही गुस्से में आते हैं और चीफ हीलर से कहते हैं, मुझे आपकी आधी अधूरी बातें नहीं चाहिए। फिर कब तक मुझसे सच्चाई छुपाते रहेंगे? मुझे पूरी बात जाननी है। कौन सा कर्ज है, क्यों दिया है, किसने दिया है, और उसका फोरहेड रिबन से और वुमन से क्या संबंध है, या किसी वुमन ने दिया था? मैं थक चुका हूँ यही सवाल बार बार आपसे पूछकर। लेकिन ठीक है, अब इस बार मैं आपसे और नहीं पूछूंगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद मैं इतना तो जान चुका हूँ कि मेरे सवालों का जवाब मुझे कैसे मिल सकता है। क्या
चाहेंगे कि मैं भी वही तरीका अपनाऊं। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं, नहीं, दोबारा नहीं चाहता कि वैसा हो। मैंने बहुत कोशिश की आपके ब्रदर को उस कर्ज से बचाने की, लेकिन मैं सिर्फ 5 साल तक उस कर्ज से उन्हें बचाता रहा, उनके डिजायर्स को उन्हें कंट्रोल करता रहा। और फिर एक दिन वही हुआ। वो कर्ज उन पर इतना हावी हो चुका था कि वो अपनी वाइफ को भी भूल चुके थे और उन्हें लगता था कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उन्हें जिंदा करने के लिए वो बार बार वही प्रोसेस दोहरा रहे थे, जिस प्रोसेस को आपके पूर्वजों ने किया था, जिस वजह से उनको वो कर्ज मिला था। और उन्होंने उसी प्रोसेस की वजह से अपने हाथों से अपनी वाइफ को मार दिया और मैं कुछ भी ना कर सका। और आप सही समझ रहे हैं कि वो फोरहेड रिबन उसी कर्ज को कंट्रोल करने के लिए है जो आपको मिला है आपके पूर्वजों से। इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये कहते हुए चीफ हीलर वहाँ से चले जाते हैं और अब कुरेन उस बुक को दोबारा खोलते हैं। आखिरी टर्म और कंडीशन याद रहे, मैरिज के फर्स्ट नाइट हमें इस फोरहेड रिबन को खुद से उतार कर अपने कल्टिवेशन पार्टनर के रिस्ट पर बांधकर उन दोनों को ठीक रात में ही उस कोल्ड पॉन्ड की गुफा में जाकर उस वाटर में 3 टाइम्स बो करना है और उसके बाद ही वो अपने पार्टनर के साथ नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये पढ़ते के साथ ही कुरेन अब उस बुक को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर इसी लाइब्रेरी में मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा तो इसी लाइब्रेरी में उससे रिलेटेबल कोई ना कोई बुक जरूर होगी। ये सोचकर अब कुरेन पूरी लाइब्रेरी सर्च करने लगते हैं। एक के बाद एक बुक वो सर्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें उससे रिलेटेबल कोई भी बुक नहीं दिखाई दे रही थी। और इधर जिंगशी में अब विंग को होश आ चुका था और विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वांग जी उसके पास बैठे हुए उसी के बेड पर सर रख कर सो चुका है। विंग वांग जी को बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसके हेयर्स को वो टच करते हुए कहता है, लंजा, तुम भले ही वो सब भूल चुके हो जो तुमने मुझे कहा था, लेकिन मैं तो नहीं भूला ना। अगर मुझे बार बार मौका मिले तो मैं वही रास्ता चुनूंगा जो रास्ता मुझे तुम तक ले जाए, मुझे तुम्हारे पास पहुंचाए। आई प्रॉमिस यू लंजा, मैं अंकल का ट्रस्ट पूरी तरह से जीत लूंगा। जो तुमने मुझे उस क्यों में मांगा था वो मैं सारी खुशियाँ एक ना एक दिन तुम्हें जरूर दूंगा लंजा। ये कहते हुए विंग अब वांग जी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और वांग जी को सोते हुए छोड़कर जिंगशी के बाहर जाता है। अब विंग लाइब्रेरी की तरफ जाता है। जैसे ही लाइब्रेरी का डोर ओपन करता है, जो वो देख रहा था, जिससे देखने के बाद उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सच में ये देख रहा है या फिर वो उसका वहम है? क्योंकि कुरेन पूरी लाइब्रेरी में बुक को सर्च कर रहे थे। जो भी बुक निकालते उसे देखने के बाद वो नीचे फेंक देते। एक के बाद एक वो लगातार ऐसे ही करते जा रहे थे। ऐसे करते करते उन्होंने सारी बुक ऊपर रखी हुई थी वो सारी नीचे गिरा दी थी और उनके चेहरे पर परेशानी, बेचैनी एक साथ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर विंग बहुत शौक में था। और विंग अंदर आते हुए कहता है, अंकल क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों है, इतने बेचैन क्यों है? आप कौन सी बुक ढूंढ रहे हैं? बताइए ना मुझे, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय जैसे ही कुरन की नजरें विंग की तरफ जाती है तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर चीफ हीलर ने ऐसा क्यों कहा था कि विंग उस कर्ज से उन्हें मुक्ति दिला सकता है। आखिर वो कर्ज क्या है, किसने दिया है, क्यों विंग ही क्यों, ये वो सोच रहे थे। और विंग बार बार उन्हें यही पूछते जा रहा था, अंकल बताइए ना, आप क्यों परेशान है, क्या हुआ है? उन्हें कोई जवाब ना देता देख विंग अब उनके करीब जाता है और उनसे कहता है, अंकल किस ख्यालों में डूबे हुए हैं, क्या हुआ है? आपने ये पूरी तरह से तहस महस क्यों करके रखी है? और आप जाके कहीं कुरेन अपने सेंस में आते हैं और विंग से कहते हैं, विंग तुम कब आए, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि जब से वो वापस यहाँ आया है तब से कुरेन उसे विंग यही कह के पुकारते थे, मानो अंकल विभूषियान ये नाम तो भूल ही चुके हैं। विंग को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि अंकल उसके प्रति इतना बदल सकते थे। और उसे स्माइल करता देख कुरेन कहते हैं, मेरी चाइल्डिश हरकत पे तुम ऐसा रिएक्ट मत करो, मैं तो फीलर की कही हुई वो बुक ढूंढ रहा था उस कर्ज से रिलेटेबल। लेकिन कुरेन को जैसे एहसास होता है कि उन्होंने अभी क्या कहा है तो अपनी बात को पलटते हुए कहते हैं, नहीं मेरा मतलब है, तुम्हें तो पता है ना कि वेन रोहान इन आयरन के चौथे टुकड़े को ढूंढ रहा है। उसे लगता है जरूर लान क्लैन में ही होगा। इस वजह से उसने हर क्लैन में ढूंढने के बाद सभी क्लैन के चाइल्ड को शुआनो क्यू में कैद करके रखा था और सभी क्लैन वालों को कहा था कि इन आयरन का टुकड़ा नहीं मिला और नहीं दिया
तो वो सभी क्लैन वालों के चाइल्ड्स को वही मारेगा। और तुमने और वांग जी ने बहुत ही समझदारी से शुआनो के उसे सभी को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वेन रोहान इन आयरन के चौथे टुकड़े को ढूंढते हुए लान क्लैन में जरूर आएगा, और अगर वो यहाँ आया हम उससे कैसे निपट पाएंगे। इसी वजह से इन बुक्स को रीड कर रहा था और फाइनली ऐसा हुआ भी। वेन रोहान अपनी पपेट आर्मी लेकर लान क्लैन पर हमला करने वाला था, लेकिन कुरेन ने इससे पहले सभी क्लैन वालों से हेल्प मांगकर वहां बुला लिया था। अब एक के बाद एक सभी क्लैन वाले डिसिपल्स एल्डर्स वहां इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन इन हालातों में भी विंग की नजरें किसी को ढूंढ रही थी और विंग के नजरों को फॉलो कर रही थी लान सेचान की आंखें कि आखिर इस हालात में भी विंग किसको ढूंढ रहा होगा, किसे तलाश रहा होगा। विंग जो बार बार नी क्लैन की डिसिपल एल्डर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें नीक को ढूंढ रही थी, जिसका वो शुक्रिया अदा करना चाहता था। जब वो दोनों यहाँ पढ़ने आए थे तब विंग ने उससे हेल्प मांगी थी उसकी मैरिज कैंसिल करने के लिए, और तभी वहाँ एंट्री होती है वेन रोहान और उसकी पपेट आर्मी की, जिसे देखकर सभी क्लैन वाले उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। और देखते ही देखते उन सभी में फाइट हो रही थी। वेन रोहान की पपेट आर्मी उन सभी पर भारी पड़ रही थी और चारों तरफ से वेन रोहान के पपेट्स लान क्लैन में तबाही मचा रहे थे, लान क्लैन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और साथ ही साथ पूरे क्लैन वालों को, उन डिसिपल्स को घायल किए जा रहे थे। उन्हें उन पर हावी होता देख वेन रोहान कहता है, मुझे पता है कि वो इन आयरन का टुकड़ा यही है, यही लान क्लैन में अच्छा यही होगा कि वो टुकड़ा मुझे वापस दो। लान कुरेन, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे वो टुकड़ा वापस चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लान क्लैन के साथ साथ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के बाकी क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि उन सभी को मैं डिस्ट्रॉय कर, और वो भी तुम्हारे इस लान क्लैन में? ऐसा कहते हुए वेन रोहान पेट आर्मी को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जा रहा था और ये मैंग्याओ देख रहा था। मैंग्याओ तो जिसने बैक साइड प्लान बनाया था कि वेन रोहान को कमजोर करने के लिए वेन चाओ और वेन जूलियो जो वेन रोहान के बेटे हैं उन पर अटैक करना होगा और उन दोनों को मारना होगा। हो सकता है शायद इस सदमे में वेन रोहान थोड़ा कमजोर हो सके। मैंग्याओ वैसे ही करता है और उन दोनों को वहां मार देता है। वेन रोहान पे इसका इफेक्ट उल्टा हो चुका था और उसने एक ही झटके में उन तीनों इन आयरन के पावर्स को हवा में रिलीज करना शुरू कर दिया था। वहां पूरी तरह ब्लैक स्मोक इकट्ठा हो रही थी और सभी कल्टिवेटर्स के बॉडी में एंटर करके उनके बॉडी को कमजोर किए जा रही थी। उनका ब्लड मानो अपने आप बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसे देखकर हर कोई कांप रहा था। वांग जी जो अभी तक अपनी जिदर से वेन रोहान से फाइट कर रहा था, वेन रोहान अब उसकी तरफ मुड़ता है। एक ही झटके में वांग जी को इतनी दूर फेंक देता है जिससे वांग जी एक ही झटके में बहुत दूर जाकर गिरता है और एक साथ बहुत ही ज्यादा ब्लड वोमिटिंग करता है, जो देखकर विंग उसके पास तेजी से आता है। लांजान वो तुम पर फिर से अटैक करने वाला है, उठो। और वेन रोहान वांग जी पर दोबारा अटैक कर रहा था, जिसे विंग अपनी स्विबियान से रोक लेता है और स्विबियान विंग के हाथों में देख वेन रोहान एक पल के लिए डर गया था और अपने कदमों को वो पीछे ले जा रहा था। लेकिन उसके अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो कहता है, तो वो आखिरकार तुम हो उसके आखिरी वारिस जिसे मैं हजारों सालों से ढूंढ रहा था। फाइनली तुम मुझे मिल गए। लेकिन ये अजीब बात है, जिसे तुम्हें मारना चाहिए उसे तुम बचा क्यों रहे हो? लगता है तुम उस सच से अभी तक अनजान हो। बट डोंट वरी, आई डोंट केयर ये तुम्हें पता है या फिर नहीं। ये तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं उस इन आयरन के 5वें टुकड़े को जो तुम्हारे अंदर डेफिनेटली होगा उसे तुमसे वापस ले सकता हूँ, जिसे हर्ट्स ऑफ इन आयरन कहा जाता है, जो सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ना ही तुम उसके बारे में जानते हो और ना ही तुम उससे एक्टिव कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक अच्छा मौका है तुमसे वो वापस लो। ये कहते के साथ ही वेन रोहान इन आयरन से विंग पर अटैक करता है, लेकिन वो विंग को लग पाता या छू पाता उसके सामने आ जाता है निहाज, जिस पर लिखा विंग साफ देख रहा था निशियान, जिसे देखकर विंग को कुछ धुंधली इमेजेस अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। कुछ बातें उसके कानों में सुनाई दे रही थी। शियान
शियान उठो ना, शियान उठो। उसे दिखाई दे रहा था वो छोटा सा बच्चा जिसे शियान कहकर पुकार रहा था, अपनी बाहों में लेकर रो रहा था। शियान उठो ना, शियान उठो ना, अपनी आंखें खोलो। तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम यहाँ क्यों खड़े रहे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे कल्टीवेशन पार्टनर बनोगे। उठो, अपनी आंखें खोलो शियान, अपनी आंखें खोलो। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ये आवाज विंग को अंदर तक झिझोड़ रही थी और विंग के सामने पूरा अंधेरा छा रहा था और वो काली परछाई जो वे देखकर हंस रही थी, जिसे विंग उसे छूने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा था। देखकर वेन रोहान फिर से विंग पर अटैक करने वाला था। अब इस बार विंग खुद उसके सामने आता है और उस अटैक से विंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। नी को इसे अचानक सामने देख विंग जोर से चीख मारता है, नी क्या हुआ? उठो नी, अपनी आंखें खोलो। लेकिन नी उस अटैक से बेहोश हुआ था, माउथ से ब्लड निकल चुका था और ये देखकर एक पल के लिए विंग बेहोश हो चुका था। लेकिन उसके अगले ही पल विंग के शरीर में जैसे अजीब चेंजेस हो चुके थे। विंग उसकी आंखें ब्लैक हो रही थी, उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी थी, उसके अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा था। और ये देखकर वेन रोहान भी कांप रहा था और वेन रोहान के हाथों में जो विन आयरन के 3 टुकड़े थे, वो देखते ही देखते वो 3 टुकड़े विंग के हाथों में आ जाते हैं और वो विंग के अंदर एंटर करते हुए ही गायब हो जाते हैं, जिसे ये सभी लोग बहुत ही हैरान थे, खासकर जियांग फेंगमियान। वो कह रहे थे, क्या ये सच है विंग? वो विंग के पास जा रहे थे और विंग एक ही बार में इतना पावरफुल अटैक करता है कि वेन रोहान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो खाक में मिल जाता है। वहाँ जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो भी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और बेहोश होने के कगार पे थे। लेकिन विंग ने इतना पावरफुल अटैक करके खुद को इतना हर्ट किया था कि वो लहूलुहान होकर नीचे गिरने वाला था। लेकिन सिचान ने देखकर उसके पास दौड़ते हैं और उसे अपनी बाहों में लेते हैं। विंग आंखें खोलो, ये क्या था विंग? ये तुमने कैसे किया? तुमने वेन रोहान के कैसे मारा? वो इनारन के टुकड़े कहाँ गए विंग? बोलो विंग, आंखें खोलो। और वांग जी जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो तो ये देखकर शॉक था। उससे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से उठ पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतना लेट पार्ट अपलोड करती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ परेशानियाँ हैं, इसी वजह से मुझे लेट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।